Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. Chapter 1 of Paper 2 Accounting and Finance for Bankers. Module A Business and Banking for Finance. Business Mathematics for Finance के चैप्टर 1 को कवर करेंगे. चैप्टर का नाम है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटीज. कैलकुलेशन ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटीज, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट्स, amortization of debt and sinking fund method. Banks क्या करते हैं? Banks accept deposit which is payable on demand. ऐसा डिपॉजिट कलेक्ट करते हैं जो कि डिमांड जब भी चेक प्रेजेंट करेगा हमें उसे पे करना होगा, और इन डिपॉजिट्स को लेंड करते हैं. जो डिपॉजिट्स हमारे पास है उसके हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, और जो हम लोन देते हैं उस लोन पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं. एक जगह हम इंटरेस्ट लेते हैं, दूसरी जगह इंटरेस्ट लेते हैं, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है यही हमारा प्रॉफिट है. कस्टमर हमारे पास डिपॉजिट एक साथ भी कर सकता है जैसे कि फिक्स डिपॉजिट में करता है, छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकता है जैसे कि रेकरिंग डिपॉजिट में करता है. कस्टमर हमारे से लोन एक साथ भी ले सकता है जैसे पूरा फ्लैट खरीदना हो. कस्टमर हमारे से लोन इंस्टॉलमेंट में भी ले सकता है यदि एक जमीन ली है और उस पर वो धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन कर रहा है. कस्टमर हमें लोन वापस एक साथ भी कर सकता है, जैसे कई बार लोन लिया, जैसे ही पीरियड खत्म हुआ एक साथ पैसा वापस कर दिया, जैसे ही एक्सपोर्ट किया पैसा आया वापस कर दिया. या फिर वो इंस्टॉलमेंट में भी वापस करता है. फैक्ट्री लगाई, जैसे जैसे सेल होती गई हर महीने पैसा इंस्टॉलमेंट में वापस करता चला गया. संक्षेप में हम कह सकते हैं बैंक डिपॉजिट लेता है, लोन देता है, डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट कस्टमर को देता है, लोन्स पे इंटरेस्ट लेता है, और जो दोनों के बीच में डिफरेंस है उसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहा जाता है, जिससे वो अपना प्रॉफिट कमाता है और अपना बिजनेस करता है. नेक्स्ट, इस चैप्टर में एन्युटीज का जिक्र है. एन्युटीज एक तरह की इंस्टॉलमेंट मानी जा सकती हैं जिसमें हम पैसा कस्टमर से टुकड़ों में लेते हैं या फिर हम उसे टुकड़ों में देते हैं. ये जो टुकड़ों में अमाउंट दिया जाता है या चंक्स में अमाउंट लिया जाता है इसे हम एन्युटी कहते हैं, और यह एक सर्टेन इंटरवल पर होता है. एक महीने के अंतराल पे भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, और एनुअल भी हो सकता है. इन्हीं इंस्टॉलमेंट्स को हम एन्युटी कहते हैं. 1.2 सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट. एक लोन का, एक अमाउंट का एक सर्टेन परसेंटेज फ्लैट रहे उसे हम सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं. सिंपल इंटरेस्ट जहां दिया जाता है वहां पर इंटरेस्ट को इन्वेस्ट नहीं किया जाता. यह इंटरेस्ट क्वार्टरली भी दिया जा सकता है, हाफ ईयरली भी दिया जा सकता है, या फिर पूरा पीरियड खत्म होने के बाद भी दिया जा सकता है या लिया जा सकता है. यहां तीन चीजें समझनी है. पहला प्रिंसिपल, दूसरा टाइम, तीसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट. प्रिंसिपल वो अमाउंट है जो डिपॉजिट किया गया है या लोन लिया गया है जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. इंटरेस्ट वो रिटर्न है जो हम फंड के यूज करने के लिए देते हैं या लेते हैं. यह एक फ्लैट परसेंटेज में शो किया जाता है जैसे कि 10%, लेकिन हम फॉर्मूले में जब इस्तेमाल करेंगे तो 10% का अर्थ होता है 10 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 0.1. 10% और 0.1 एक ही बात है, और फॉर्मूले में हम 0.1 का यूज करेंगे. जब भी हमें परसेंटेज में दिया गया है तो उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे. तीसरा है टाइम. टाइम एनुअल उसमें दिया जाएगा. जब भी हम फॉर्मूले में इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो टाइम पीरियड के हिसाब से होगा, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी एनुअल है और टाइम फ्रेम भी एनुअल है. इसमें एक टर्म है एक्यूमुलेटेड अमाउंट which is equal to principal plus interest. समय पूरे होने पर जो शुरू में मूलधन दिया गया था या प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया था उसमें यदि हम इंटरेस्ट या ब्याज जो मिला है उसे जोड़ देते हैं, जो दोनों का जोड़ने के बाद रिजल्ट आता है, जो दोनों का सम आता है, उसे हम
एक्यूमुलेटेड अमाउंट की संज्ञा देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल टाइम्स रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम्स टाइम। अगर प्रिंसिपल है 100 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 रुपया पर सैकड़ा यानी 0.1 तथा टाइम है 3 साल, तो हमारा हो जाएगा 100 इंटू 0.1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 30 रुपीज इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। और यदि हमसे एक्यूमुलेटेड अमाउंट मांगा गया है तो दिस इज इक्वल टू P प्लस सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 100 रुपीज प्लस सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 30 रुपीज, दिस इज इक्वल टू 130। नेक्स्ट 1.3 कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? जो भी इंटरेस्ट एक पीरियड के बाद बन रहा है, कुड बी अ मंथ, कुड बी अ क्वार्टर, कुड बी हाफ ईयरली, कुड बी ईयरली, जो भी इंटरेस्ट बना उस इंटरेस्ट को दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया जाता है और उस पर भी ब्याज दिया जाता है, नहीं ब्याज पर ब्याज भी दिया जाए, उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्रैकेट क्लोज, और जो ब्रैकेट के अंदर है इसको रेज टू द पावर टी। यदि प्रिंसिपल 100 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम 2 years है, तो हमारा आंसर होगा 100 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस 0.1 ब्रैकेट क्लोज रेज टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 100 ब्रैकेट स्टार्ट 1.1 ब्रैकेट क्लोज रेज टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 100 टाइम्स 1.21 which is equal to 121. 121 is the accumulated amount. उसमें से हम प्रिंसिपल जो 100 रुपीज निकाल देंगे तो 21 रुपीज इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। 21 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट होगा जो 2 साल में अर्न किया गया है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। यदि हमसे कहा गया कि कंपाउंडिंग हाफ ईयरली कीजिए, तो प्रिंसिपल अमाउंट है 100 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 10% है उसको हम हाफ कर देंगे कि हाफ ईयरली है, तो वो हो जाएगा 5%, और टाइम जो हमारे पास 2 साल है वो हो जाएगा 2 से गुणा करके 4। तो हम कैलकुलेशन करेंगे, एक्यूमुलेटेड अमाउंट 10% ब्याज दर पर 100 रुपये पर 2 साल में हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होगा बराबर 100 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस 0.05 bracket close raised to power 4, that is 100 bracket start 1.05 bracket close raised to power 4 equal to 100 into 1.2155, that is 121 rupees 55 पैसा। हम पाएंगे कि जैसे जैसे हम कंपाउंडिंग का रेट बढ़ा रहे हैं, जैसे पहले एनुअल था, उसके बाद हमने हाफ ईयरली करा, उसके बाद यदि हम क्वार्टरली करते हैं, मंथली करते हैं, 15 डेज में करते हैं, 1 डे में करते हैं, या इसको इन्फिनिटी तक ले जाते हैं, तो इसका रिजल्ट एक इम्पॉर्टेंट है, वो आएगा एक्सपोनेंशियल पावर दैट इज 2.71828। दिस इज इंपॉर्टेंट। Thus the compound interest would be equal to PERT. P is the principal amount, that is rupees 100. E is the exponential value, that is 2.71828. R is the rate of interest, that is 0.1. And T is 2 years, as I have already shared with you. Next, what is rule of 72? Rule of 72 शो करता है कितने साल में अमाउंट डबल कर जाएगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है तो 72 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 18 आता है, तो 18 साल में एनुअल कंपाउंडिंग के साथ अमाउंट डबल कर जाएगा। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.2% कर दें और 72 को अगर 7.2 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 10, यानी कि 7.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमारा अमाउंट डबल होगा 10 इयर्स में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, एक मशीन है 10,000 रुपए की, उसमें 10% का डेप्रिसिएशन है, 3 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी?
तो इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हम प्लस 10% की जगह -10%, दैट इज -0.1 रखकर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट 1.4 फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स्ड रेट के अंदर इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है कस्टमर के साथ, 5 साल 10 साल जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, चाहे वो डिपॉजिट के लिए हो चाहे वो लोन के लिए हो, यदि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर दिया है कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, तो उसे हम फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट करेंगे। इससे मार्केट फ्लक्चुएशंस का इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग रेट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि किसी से लिंक कर दिया जाए MCLR के साथ या BPLR के साथ, ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। यह फ्लोट करता रहता है। जैसे आज हम लोन्स देते हैं उसके अंदर मोस्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट MCLR का एक सर्टेन परसेंटेज एडेड होता है। यह फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जब MCLR नीचे होगा, इंटरेस्ट रेट उस क्वार्टर में नीचे आ जाएगा, उस मंथ में नीचे आ जाएगा। जब MCLR ऊपर उठेगा, उस मंथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर चला जाएगा। ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। फिक्स्ड रेट में एक रीसेट क्लॉज भी रहता है। यह हो सकता है अगर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है फिक्स्ड रेट का, तो 5 साल के बाद नेगोशिएट किया जाएगा अगले 5 साल में फिक्स्ड रेट क्या होगा, तो इसे रीसेट डेट भी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में इसे रीसेट क्लॉज कहा जाता है। नेक्स्ट 1.5 फ्रंट एंड इंटरेस्ट रेट, बैक एंड इंटरेस्ट रेट। फ्रंट एंड इंटरेस्ट रेट क्या है? जब लोन डिसबर्स किया जा रहा है और उसमें से जो ब्याज है हम पहले से ही डिडक्ट कर लें, ऐसे डिसबर्समेंट को हम फ्रंट एंड इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। जैसे कि हम बिल्स को डिस्काउंट करते हैं, बिल 10,000 रुपए का है, उसके ऊपर हमने 10% ब्याज लगाया तो या डिस्काउंटिंग लगाई, तो हम उस व्यक्ति को 10,000 के बिल के अगेंस्ट केवल 9,000 देंगे। 1,000 रुपया जो हमारा इंटरेस्ट बन रहा है, जो चार्जेस हैं, वो हमने पहले डिडक्ट कर लिए। तो दिस इज फ्रंट एंड इंटरेस्ट रेट। बैंक्स में ज्यादातर बैक एंड इंटरेस्ट रेट का यूज किया जाता है, जिसके अंदर हम लोन पूरा का पूरा अमाउंट का देते हैं। यदि हमने 40 लाख रुपया हाउसिंग लोन के लिए था तो 40 लाख रुपया डिस्बर्स कर देंगे और इंस्टॉलमेंट के साथ बाद में हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसे कलेक्ट करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड बैक एंड इंटरेस्ट रेट, यानी कि लोन पूरा दे देंगे, इंटरेस्ट बाद में लेंगे तो बैक एंड, और लोन डिसबर्स करते समय ही हम अपना इंटरेस्ट माइनस कर लें तो उसे फ्रंट एंड बोलते हैं। ये केवल बिल डिस्काउंटिंग में फ्रंट एंड यूज किया जाता है। मोस्टली लोन्स के अंदर बैक एंड इंटरेस्ट रेट ही यूज किया जाता है। नोट, फ्रंट एंड इंटरेस्ट रेट बैंक के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, कस्टमर के लिए कम बेनिफिशियल है। बैक एंड इंटरेस्ट रेट बैंक के लिए कम बेनिफिशियल है तथा कस्टमर के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डेली बैलेंस क्या है? इंटरेस्ट ऑन डेली बैलेंस के अंदर जो भी कस्टमर का डिपॉजिट का बैलेंस है उस दिन का, प्रत्येक दिन के बैलेंस को ऐड कर लिया जाता है और उसे एवरेज निकालकर, से क्वार्टरली हम QAB जैसे निकालते हैं, तो उसके अंदर 90 दिन का हम डेली बैलेंस निकाल के उसे ऐड करके उसे 90 से विभाजित कर देते हैं, जिससे कि हमारा क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आ जाता है। इस क्वार्टरली एवरेज बैलेंस पर ही हम इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से CC लिमिट के अंदर जो डेली बैलेंस है कस्टमर का, उसके बेसिस पे हम अपना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। 1.6 में हमने समझा डेली बैलेंस, फ्रंट एंड एंड बैक एंड इंटरेस्ट को। अब हम चलते हैं 1.7। नेक्स्ट 1.7, व्हाट आर एन्युइटीज? कस्टमर द्वारा एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड पीरियड के अंतराल पर रेगुलर बेसिस पे रिसीव किया जाए या फिर फिक्स्ड अमाउंट फिक्स पीरियड के अंतराल पे रेगुलरली पे किया जाए तो वह एन्युइटी कहलाता है। यानी कि एक कस्टमर है, हर महीने वो RD में 1,000 रुपया डाल रहा है तो यह एन्युइटी कहलाएगी। या फिर एक कस्टमर है, वो हर महीने 10,000 रुपये हमसे लोन की इंस्टॉलमेंट लिए चले जा रहा है
और आखिर में एक साथ पूरा अमाउंट देता है, तो यह जो 10,000 रुपये महीना वो ले रहा है, ये भी एन्युटी कहलाएगा। इसका उदाहरण रहेगा गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड्स, जिसके अंदर हर साल 1% या 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गोल्ड का रेट है वो दिया जाता है, या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, प्रधानमंत्री सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसमें एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है और हर क्वार्टर में वो इंटरेस्ट एक सर्टेन अमाउंट कस्टमर को दी जाती है, तो यह एन्युटी की परिभाषा में आ जाएगी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? इसके अनुसार यदि कस्टमर के पास 1,000 रुपया आज है, उसकी कीमत 1,000 रुपया जो उसे 1 साल बाद मिलेगा उससे ज्यादा है। इसके 2 कारण हैं। आज जो उसके पास 1,000 रुपया है, यह वह इन्वेस्ट करके उसके ऊपर 6% ब्याज कमा सकता है। दूसरा, आज जो 1,000 रुपया उसके पॉकेट में है उसमें सर्टेनिटी है। 1 साल बाद जो 1,000 रुपया आएगा उसमें सर्टेनिटी थोड़ी कम है, उसे थोड़ा डर है, तो इसलिए 1,000 रुपया आज को वह 1 साल बाद से प्रेफर करेगा। इसे हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए या समझने पर हम 2 नए कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। वो है फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, यानी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटीज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटीज। इसको हम आगे समझेंगे। एक बात और समझनी इंपॉर्टेंट है, एन्युटीज मंथली भी हो सकती हैं, क्वार्टरली भी हो सकती हैं, हाफ ईयरली भी हो सकती हैं और एनुअली भी हो सकती हैं। एन्युटीज के भी 2 प्रकार हैं, ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी क्या है? ऑर्डिनरी एन्युटी ऐसे है जो पीरियड है उसके बाद मिलेगा। 1 जनवरी को यदि कस्टमर ने 10 लाख रुपए प्राइम मिनिस्टर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जमा करा दिए, तो उसे 1 अप्रैल की क्वार्टर पर और हर क्वार्टर के अंतराल पर उसको एन्युटी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो यह 1 जनवरी से नहीं मिल रही, उसे एक पीरियड जो क्वार्टर का पीरियड है उसके बाद मिल रही है, तो इसे हम ऑर्डिनरी एन्युटी बोलते हैं। दूसरा प्रकार है एन्युटी ड्यू। जैसे हम आरडी के अंदर जो एन्युटी जमा करा रहे हैं वो हम 1 जनवरी को कराएंगे अगले क्वार्टर के लिए, फिर उसके बाद 1 फरवरी कराएंगे अगले मंथ के लिए, फिर इस तरह से हम जो रेकरिंग डिपॉजिट है या फिर एन्युटी यदि हम पीरियड के शुरू में जमा कराते हैं तो उसे एन्युटी ड्यू कहा जाता है। मकान जमीन के रेंट को भी एन्युटी ड्यू की परिभाषा में दिया जाता है, क्योंकि रेंट पहले दिया जाता है फिर उस मकान का लाभ उस पीरियड के लिए उठाया जाता है। सो 1.7 में हमने एन्युटी को समझा, हमने उसके प्रकार को समझा। नेक्स्ट हम देखते हैं 1.8 फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी? फ्यूचर वैल्यू क्या है? हमें एन्युटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। उदाहरण लेते हैं कि एक कस्टमर हमसे कहता है कि मैं हर साल 1 लाख रुपया आपको दूंगा, आप इसको 10% ब्याज पे इन्वेस्ट कर दीजिए। वो जानना चाहता है कि 10 साल बाद 1 लाख रुपया वो हर साल दे रहा है आपको, 10 साल के बाद उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। फ्यूचर वैल्यू का यूज किस तरह से? 2 तरीके से। आज जब कस्टमर लोन ले रहा है तो वो देखना चाहेगा कि मेरी फ्यूचर वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो मेरी कितनी बनती है, यानी कि टोटल मुझे कितनी कॉस्ट पड़ेगी इस लोन को आज लेने में। यदि वो आज 1 करोड़ का लोन लेता है और X इंस्टॉलमेंट हर साल दे रहा है, तो वह इस 1 करोड़ लोन की टोटल फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकता है। दूसरा, कस्टमर सोच सकता है कि मुझे 10 साल बाद इतने पैसे की जरूरत है, तो मैं कितना पैसा हर साल डालूं जिससे कि मुझे टोटल इतनी वैल्यू मिल जाए। उसके लिए उसे फ्यूचर वैल्यू का यूज करना होगा। कस्टमर आज जो पैसा डालेगा उस पर उसे 10 साल तक का ब्याज मिलेगा, 1 साल बाद जो पैसा डालेगा उस पर 9 साल का ब्याज मिलेगा, 2 साल बाद जो पैसा डालेगा उस पर 8 साल का ब्याज मिलेगा। इन सब कैलकुलेशन को करने के बाद ही फ्यूचर वैल्यू उस 10 साल की 10 एन्युटी के इंस्टॉलमेंट्स की निकाली जा सकती है। सिंपल कैलकुलेशन करें तो आज का 1 लाख रुपए पे हम
कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं 10% के हिसाब से 10 साल का, फिर अगले साल के 1 लाख का 9 साल का, उससे अगले 1 साल, उस अगले साल की इंस्टॉलमेंट 1 लाख का 8 साल का। इन सबको यदि हम जोड़ देंगे तो हमें फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगी। इसमें हमें कैलकुलेशन में समय लगेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला है जो हमें जानना है। हम एग्जांपल लेते हैं। इसमें F है फ्यूचर वैल्यू, A है एन्युटी जो कि 1 लाख रुपया है, हर साल वो जमा करा रहा है, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 10% है यानी कि 0.1, N है नंबर ऑफ एन्युटीज, इसमें 10 है हमारे उदाहरण में। सो फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू A बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट छोटा ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस R जो कि 0.1 है, ब्रैकेट क्लोज, छोटा ब्रैकेट क्लोज कर दिया, उसको रेज टू पावर n जो कि हमारे में 10 है, माइनस 1 बड़ा ब्रैकेट क्लोज, पूरे को हम डिवाइड करेंगे R से, दैट इज 0.1। तो हमारा उत्तर होगा F बराबर 1 लाख बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट छोटा ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस R यानी 1.1 रेज टू पावर 10 माइनस 1 बड़ा ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 0.1। यह अमाउंट आएगा 15,93,742, 15,93,742। In 1.0 we have understood the future value of annuity, how to calculate it. Now we go to 1.11, that is present value of annuities. फ्यूचर एन्युटीज की एन्युटीज जो हमें प्राप्त होनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है हमें। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ डिस्काउंट हम मान के चल रहे हैं 10%। आज हमें जो एन्युटी प्राप्त होगी कस्टमर को उसकी फुल वैल्यू 1 साल बाद जो होगी उसको 10% से डिस्काउंट किया जाएगा, 2 साल बाद जो मिलेगी उसको 10% की 2 ईयर्स की कंपाउंडिंग से डिस्काउंट किया जाएगा, 3 साल बाद जो मिलेगी उसको 10% 3 से कंपाउंडिंग से डिस्काउंट किया जाएगा। तो इन सब को जोड़ने के बाद जो वैल्यू निकल कर आएगी वो प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आएगी। इस प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पर बिजनेस अपने डिसीजंस लेते हैं और लोन लेना है या नहीं लेना उसके बारे में वो लोग डिसीजंस लेते हैं। सो 1.11 में हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटीज को समझा। अब हम नेक्स्ट जाएंगे 1.12 रिपेमेंट ऑफ लोन, रिपेमेंट ऑफ डेट। जो लोन बोरोइंग्स करी गई हैं उसका रिपेमेंट के 3 मेथड्स हैं जो ज़्यादातर कस्टमर्स के सामने रखे जाते हैं। फर्स्ट, मंथली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। अगर हमने 10 लाख का लोन दिया, 1 साल बाद 1 लाख रुपया वो हमें लौटाएगा प्लस 10 लाख का 10% इंटरेस्ट यानी 1 लाख, 2 लाख रुपए वो 1 साल के अंत में देगा, 1 लाख मूलधन का और 1 लाख रुपया इंटरेस्ट। अब जो अमाउंट बचा वो बचा 9 लाख। दूसरे साल के एंड में कस्टमर लौटाएगा 1 लाख रुपया तो इंस्टॉलमेंट का और 90,000 रुपीज इंटरेस्ट जो कि 9 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट है यानी कि 1,90,000। इस प्रकार से वो 10 साल में अपना पूरा लोन लौटा देगा। ये हुआ पहला मेथड जिसमें इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट जो ड्यू हो रहा है वो हर साल कस्टमर लौटा रहा है। सेकेंड मेथड है इक्वल इंस्टॉलमेंट्स या उन्हें कई बार EMI भी कहा जाता है, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। अगर लोन मंथली इंस्टॉलमेंट में वापस कर रहा है, हम सिंपल समझने के लिए एनुअल इंस्टॉलमेंट ले लेते हैं। एक 10 लाख का लोन दिया गया और इस 10 लाख के लोन के ऊपर 10% ब्याज लग रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। यदि हम पहले मेथड से जाते हैं तो पहले साल 2 लाख, दूसरे साल 1,90,000, तीसरे साल 1,80,000, इस तरह से लगातार इंस्टॉलमेंट का अमाउंट चेंज हो रहा था। लेकिन कस्टमर चाहता है कि ये 10 की 10 जो इंस्टॉलमेंट्स है वो इक्वल रहें। PMT फंक्शन हम एक्सेल शीट में यूज करके जो इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट है वो हम निकाल सकते हैं। EMI के चार्ट भी होते हैं, इन चार्ट्स को भी यूज करके हम EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें इस तरह से होगा कि शुरू में प्रिंसिपल कम और इंटरेस्ट ज़्यादा, दूसरी में क्योंकि कुछ पोर्शन हमने प्रिंसिपल का वापस कर दिया है कस्टमर ने, इसलिए प्रिंसिपल का अमाउंट थोड़ा बढ़ जाएगा और इंटरेस्ट कम होता जाएगा।
और इस प्रकार से 10 की 10 इंस्टॉलमेंट वापस होंगी, जिसमें प्रति इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता चला जाएगा और इंटरेस्ट अमाउंट कम होता जाएगा। एक चीज और इंपॉर्टेंट समझने वाली है, मान लीजिए कस्टमर आपके पास आता है, कहते हैं कि आज मुझे 10 लाख का लोन चाहिए और 2 साल बाद मुझे 5 लाख का एडिशनल लोन चाहिए होगा, आप इन दोनों की EMI निकाल दें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आज के 10 लाख और 2 साल बाद के 5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल लेंगे। जो प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आएगी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल है आज की डेट में, उसके बेसिस पर हम जो एक्सेल शीट यूज करके EMI निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज अमोर्टाइजेशन। जब एन्युटी या इंस्टॉलमेंट से कस्टमर लोन को वापस करता है तो उसमें से कितना पोर्शन प्रिंसिपल पे अमोर्टाइज कर दिया गया है, रिपे हो गया है, कितना पोर्शन इंटरेस्ट में गया है, उसे अमोर्टाइजेशन की संज्ञा दी जाती है। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल को यूज करके जो कस्टमर है वो अपना टैक्स रिटर्न भर सकता है। जो इंटरेस्ट पोर्शन पर उसे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं वो हम डिक्लेयर करेंगे, बताएंगे उसे कि इतना इंटरेस्ट लगा है हाउसिंग लोन पर या एजुकेशन लोन पर, उसका वो यूटिलाइजेशन कर सकता है टैक्स बेनिफिट्स के लिए बेस्ड ऑन द अमोर्टाइजेशन शेड्यूल्स। नेक्स्ट, सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्या है? सिंकिंग फंड का प्रयोग कई जगह किया जाता है। कुछ पेरेंट्स को मालूम है कि अब से 10 साल बाद हमारे बच्चे को मेडिसिन करने के लिए 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो वो एक सिंकिंग फंड बना सकते हैं जिसके अंदर वो पैसा हर महीने या हर साल को जमा करते जाएं, जिससे 10 साल बाद उन्हें वो 50 लाख रुपया मिल जाए। या फिर एक कंपनी है, उसने 50 करोड़ की एक मशीनरी खरीदी है, उसे मालूम है कि इस मशीनरी की लाइफ 5 साल है, 5 साल के बाद फिर 50 करोड़ की उसे यह मशीन खरीदनी होगी, तो वो एक सिंकिंग फंड बना देता है जिससे हर महीने कुछ पैसा वो रिजर्व में डालता जाता है, उस सिंकिंग फंड में डालता है, जिससे कि 5 साल बाद उसके पास 50 करोड़ रुपए एक साथ अवेलेबल हो और वह मशीन को बदल सके। So sinking fund is a reserve of fund which is created for a specific purpose by putting installments and investing the money such that the desired amount is achieved at the desired time. Sinking fund का प्रयोग डिबेंचर्स को रिटर्न करने के लिए, प्रेफरेंस शेयर्स को रिफंड करने के लिए भी यूज किया जाता है। कितना पैसा हर महीने या हर क्वार्टर या हर हाफ ईयरली या हर एनुअली जमा करना होगा, वह सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट प्लान के अनुसार बनाया जाता है और इसके जो डिटेल्स शो किए जाते हैं उसे सिंकिंग फंड शेड्यूल बोलते हैं। सो हमने 1.12 के अंदर सिंकिंग फंड के बारे में जाना, अमोर्टाइजेशन के बारे में जाना और डेट्स को वापस करने के जो मेथड्स हैं उनके बारे में जानकारी हासिल की। अब हम 1.13 में रिवीजन करेंगे। तो बैंक के बेसिक फंक्शन क्या है? डिपॉजिट लेना, इन्वेस्ट करना और इंटरेस्ट डिफरेंस से अपनी इनकम जनरेट करना। नेक्स्ट हमने जाना एन्युटी क्या है। जो इंस्टॉलमेंट जमा की जाती है या इंस्टॉलमेंट जो लोन रिपेमेंट के लिए दी जाती है उसको एन्युटी की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट और कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्क क्या है? सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, जबकि कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाया जाता है, दिया जाता है और लिया जाता है। सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सिंपली P इंटू R इंटू T से कर दिया जाता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें P ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस 1 अपॉन R ब्रैकेट क्लोज रेज टू पावर N या रेज टू पावर T, जैसा कि टाइम या नंबर ऑफ ईयर्स हो, उससे कैलकुलेट किया जाता है। सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट में मंथली कंपाउंडिंग, क्वार्टरली कंपाउंडिंग जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। यह कॉन्सेप्ट केवल और केवल कंपाउंड इंटरेस्ट में है। कि रूल ऑफ 72 क्या है? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है तो 72 को यदि हम 4 से भाग करें तो 18 आता है, तो 18 साल में 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट डबल हो जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.2% है, 72 को हम 72 को यदि 7.2 से डिवाइड करते हैं तो 10 ईयर्स आता है, तो 7.2 रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 10 साल में अमाउंट डबल हो जाएगा। यानी कि 72 एक ऐसी फिगर है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे विभाजित कर दिया जाए, जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ ईयर्स आएगा जिसके अंदर अमाउंट अगर कंपाउंडिंग कर दी जाए एनुअली उसमें डबल हो जाएगा। नेक्स्ट,
ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू के बीच में फ़र्क क्या है? जब महीने के एंड में, क्वार्टर के एंड में, हाफ ईयर के एंड में या एनुअल के एंड में एन्युटी दी जाती है तो उसे हम ऑर्डिनरी एन्युटी बोलते हैं। यदि यह पीरियड के शुरू में दिया जाता है तो इसे एन्युटी ड्यू बोलते हैं। रेंट एन्युटी ड्यू का एग्जाम्पल है और लोन की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो ऑर्डिनरी एन्युटी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, सिंकिंग फंड क्या है? एक फंड जो एक सर्टेन अमाउंट के बाद चाहिए, जो कि बड़ा अमाउंट है किसी बड़े पर्पज के लिए, चाहे मशीनरी रिप्लेस करनी है, चाहे लैंड परचेज करनी है, चाहे डिबेंचर्स वापस करने हैं, उसके लिए छोटी छोटी एन्युटीज द्वारा पैसा जमा करके एक बड़े फंड में इन्वेस्ट करके एक्यूमुलेट किया जाए, उसे सिंकिंग फंड मेथोडोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या फर्क है? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है, उस पर मार्केट का कोई असर नहीं होता। कस्टमर के अंदर एक रीसेट क्लॉज रहता है जिसके सर्टेन पीरियड के बाद कस्टमर के साथ दोबारा से नेगोशिएशन किया जाएगा। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लिंक कर दिया जाता है, चाहे वो बेंचमार्क लेंडिंग रेट हो, चाहे वो MCLR हो, और यह मार्केट के रेट्स के साथ साथ फ्लक्चुएट करता है और इसमें रीसेट क्लॉज नहीं होता। सो फ्रेंड्स, आपको ये क्लियर रहा होगा। कोई डाउट, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9999428886 पर, या ईमेल कर सकते हैं akagrawl99@gmail.com। थैंक यू।